हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि इल्तुतमिश ने अनेक सफलताएं हासिल करी, उसकी अनेक कठिनाइयां थी, उस कठिनाइयों से किस प्रकार उसने निजात पाई। न केवल कठिनाइयों से निजात पाई वरन उसने एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था को भी एक नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। तो इल्तुतमिश के समक्ष जो पहला शासन व्यवस्था के क्षेत्र में प्रयास था वो था चालीसा गुट की स्थापना। अब ये चालीसा गुट क्या था? ये एक ऐसा संगठन इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित किया गया जो स्वामी भक्त और वीरता से और सैनिकों को इसमें शामिल किया गया, जिनके प्रति वो जानता था कि ये उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसा संगठन इसलिए बनाया गया क्योंकि इल्तुतमिश जब सत्ता में आया था तो अनेक प्रकार के विरोधी थे। उन विरोधियों को दूर करने के लिए और अपना एक संगठन तैयार करने के लिए उसने एक चालीसा गुट की स्थापना की। और इस गुट में जो व्यक्तियों को उसने नियुक्त किया वो स्वामी भक्त थे, युद्ध कौशल में निपुण थे, वीरता से लबरेज थे और बहुत सारे ऐसे जो है अमीर और दुर्ग थे जो उसकी सत्ता के विरुद्ध थे। इस गुट के माध्यम से उसने उन्हें जो है युद्ध में परास्त किया। किसी के विद्रोह को दबाया गया और जो विद्रोह नहीं कर पाए या जो युद्ध में परास्त नहीं हो पाए उन्होंने स्वयं इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसका दूसरा शासन व्यवस्था में प्रयास था इक्ता प्रथा का प्रचलन। ये इक्ता क्या होते थे? इक्ता एक प्रकार से भूमि का भूभाग था। ये दो प्रकार के होते थे, छोटे इक्ता और बड़े इक्ता। छोटे इक्ता जैसे किसी सैनिक के द्वारा युद्ध में वीरता पूर्वक प्रदर्शन किया गया तो उसे स्वामी भक्ति के एवज में या वीरता के एवज में पुरस्कार स्वरूप इक्ता यानी कि भूमि का भूभाग प्रदान कर दिया जाता था, वो इनाम स्वरूप होता था। बड़े इक्ता जो है एक प्रांत के समतुल्य होते थे और वहां पर उसे सभी अधिकार उस इक्तेदार को सभी अधिकार प्राप्त होते थे जो केंद्र में सुल्तान को प्राप्त होते थे। इन इक्तेदारों का अर्थात इक्ता का प्रमुख इक्तेदार कहलाता था। इसके 3 कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। पहला, अपने भूभाग में शांति स्थापित करना, अपने भूभाग के निवासियों से राजस्व एकत्रित करना, उसे राजकोष में जमा करना और तीसरा उनका काम था आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहयोग प्रदान करना। अब हम आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ किया गया। उसके द्वारा 2 सिक्के चलाए गए, टंका और जीतल। टंका चांदी का सिक्का होता था और जीतल तांबे का सिक्का होता था और इसके द्वारा इन दोनों सिक्कों को चलाया गया। आप जब भी RSIs और या BEd का STC का कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम देते हैं बच्चों, तो आपसे पूछा जाता है कि टंका को चलाने वाला सुल्तान कौन था। या प्रश्न को दूसरे रूप में भी आ सकता है कि जो है चांदी का सिक्का जो सल्तनत काल में चलता था वो किस धातु से निर्मित होता था या क्या कहलाता था, किसके द्वारा चलाया गया। एक ही प्रश्न के अनेक आंसर है और अनेक आंसर का एक ही प्रश्न है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि उसने एक न्याय व्यवस्था में भी एक नया सुधार किया कि न्याय व्यवस्था में उसने जो है नगरों में जो अपने अधिकारी नियुक्त किए उन अधिकारियों को अमीर दाद कहा जाता था। ये नगरों में नियुक्त होते थे तथा उसमें केंद्र के लिए सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। फारसी इतिहासकार है, एक अफ्रीकन यात्री था जो मोहम्मद तुगलक के समय हिंदुस्तान आया था। उसका नाम था इब्न बतूता। उसने अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम था रहला। उस पुस्तक में उसने इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया है। उसने बताया है कि इल्तुतमिश के दरबार के बाहर 2 सोने की जंजीर घंटियों से बंधी रहती थी और उन जंजीरों में जो जंजीर को जो खींचता था यानी कि घंटी खींचता था उससे न्याय की गुहार लगाई जाती थी। दिन में जो है लाल वस्त्र पहन के आने पर उसको फरियादी मान लिया जाता था और ये जो न्याय की सोने की जंजीर बंधी होती थी या जो घंटी द्वारा सुसज्जित होती थी वो रात के लिए होती थी। यदि कोई भी घंटी बजा देता था, खींच लेता था तो ये समझा जाता था फरियादी है
और न्याय की याचना करने के लिए आया है। सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान होता था, उसके निर्णय अंतिम माने जाते थे। अब हम आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त किया गया। खलीफा, क्योंकि चूंकि इल्तुतमिश आपने पढ़ा कि जो है उसकी जो असफलता या उसकी कठिनाइयों में सबसे बड़ी बाधा, जो सुल्तान बनने में सबसे बड़ी बाधा थी, उसका दास होना। तो दास से मुक्त होता, उसके बाद ही उसे अमीर और तुर्क सरदार सुल्तान मानने के लिए तैयार थे। इसलिए खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। खलीफा, ये बगदाद का खलीफा ने उसको ये लिख के दिया कि आज से तुम्हें 1229 ईस्वी में, फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा ने उसे मान्यता पत्र प्रदान किया और उसे दास्ता से मुक्त किया और उसे एक सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अब हम अगला उसका जो महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था में सुधार, जिसको कह सकते हैं ऐतिहासिक सुधार था, वो था उत्तराधिकारी की नियुक्ति। दिल्ली सल्तनत में परंपरा थी कि ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बिठाया जाता था या जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्ति के माध्यम से उत्तराधिकार नियुक्त होता था, लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि उसके कोई सा भी पुत्र उसके पुत्र हैं, लेकिन वो सब अयोग्य हैं, किसी में भी शासन संचालन करने की योग्यता नहीं है। इसलिए उसके द्वारा अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकार ही नियुक्त किया गया। उसने अपने वसीयत में अपने जीवन काल में लिखवाई थी, उसमें कहा था कि मेरे मरणोपरांत मेरे चारों पुत्र अयोग्य हैं, इन्हें किसी को भी शासन पर नहीं बिठाया जाए और मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी पुत्री को गद्दी पर बिठाया जाए। तो एक नवीन परंपरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, जहाँ महिलाओं की स्थिति घर की चार दीवारी के अंदर होती थी, उसे एक नए रूप में प्रस्तुत करना इल्तुतमिश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसका उल्लेख इस उत्तराधिकारी की नियुक्ति के रूप में किया गया। अब हम देखते हैं कि वो केवल शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में ही नहीं रहा, वो साहित्य का और कला का भी बहुत बड़ा पारखी था। उसके दरबार में मुस्लिम साहित्यकार हसन निजामी और मिन्हाज सिराज, ये दोनों इतिहासकार उसके दरबार की शोभा थे। कला के क्षेत्र में भी वो जो है अछूता नहीं रहा। कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसको पूर्णता की ओर ले जाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। तो इस तरह हमने देखा जिस तरह से उसने कठिनाइयों का सामना किया, कठिनाइयों से किस तरह से उसने जो है पार पाया, फिर कठिनाइयों के बाद फिर उसने शासन व्यवस्था को किस तरह से सुसंगठित किया। इन सब बातों को जानने के पश्चात हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उसने न केवल नवस्थापित मुस्लिम साम्राज्य को बनाए रखा, वरन उसे सुरक्षित किया। और एक और वो इतना दूरदर्शी था कि यदि वो ख्वारिज़्म के शाह को संरक्षण दे देता तो मंगोलों के आक्रमण अवश्यंभावी था। और जो उसका मुस्लिम साम्राज्य जो अभी नवजात अवस्था में था, वो प्रारंभिक सांसें ही ले रहा था, यदि मंगोलों के आक्रमण हो जाते तो नैस्ताभूत हो जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, न केवल अपनी उपलब्धियों को ही महत्वपूर्ण माना, शासन व्यवस्था को सुसंगठित किया, न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, स्थापत्य और कला के क्षेत्र में भी वो पीछे नहीं रहा। और इस प्रकार आज बच्चों अपने इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करी और इसमें किस तरह के प्रश्न और उत्तर आएंगे, किस तरह जीके में आ सकते हैं, किस प्रतियोगिता या परीक्षाओं में आ सकते हैं, और आपके सिलेबस के अनुसार आपका प्रश्न पत्र किस तरह से तैयार होगा, इसकी जानकारी मैं आपको अगली क्लास में प्रदान करूंगी।